हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और कुछ वक्त ही रह गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जितनी भी आपकी सीरीज़ चल रही है वो सारी की सारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास और क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लगी। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है? कहता है कि आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? कहता है ऑप्शन कि ये सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इसलिए आप इसे लेंगे। कहता है इससे विद्यालय में प्रवेश के लिए कुछ नंबर मिल जाते हैं, इसलिए आप राष्ट्रीय सेवा योजना का इस्तेमाल करेंगे। कहता है ये श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, इसलिए आप इसे लेंगे, या इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, इसलिए लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना होती क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना एक विद्यार्थी में सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित सक्रिय कार्यक्रम होता है ये। ठीक है, इसकी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप ऑप्शन। तो इससे क्या होता है कि इससे सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे जो होते हैं समाज के हित के लिए कार्य करते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर कहता है कि एक शिक्षण इकाई के मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, कहता है शिक्षार्थी को ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है, मतलब ग्रुप में नहीं बांटना है ग्रेड के आधार पर। ठीक है, कहता है विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से अवगत होना। शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में शिक्षार्थी प्रगति के पता लगाना या छात्रों को अधिकाधिक परिश्रम के लिए उद्यत रखना। ठीक है, तो मूल्यांकन होता क्या है? मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि मूल्यांकन वे प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इसका पता लगाया जाता है, और यदि नहीं हुई है तो कितनी सीमा तक नहीं हुई है, इसकी भी जांच की जाती है। तो ये शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए क्या होता है, पुनर्वलन का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखो ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है बच्चों को। ऑप्शन हो जाएगा आपका कि विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति से क्या है, अवगत कराना। क्या कराना? अवगत कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है क्वेश्चन नंबर 143 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल किए जा सकते हैं। कहता है कि ऑप्शन कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए इसलिए किए जाते हैं। कहता है को स्वयं सीखने के योग्य बनाने बच्चों को, यानी कि बच्चों को कह रहा है यहाँ पे, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। या ऑप्शन 3 कहता है कि उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए किया जाता है। या चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने। यहाँ पे बेटा चर्चा होगा। ठीक है, चर्चा प्राच नहीं होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। देखो निदर्शन एवं प्रयोग क्या होती है? गतिविधि के द्वारा। इस गतिविधि के द्वारा अध्यापक प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना और संश्लेषण के द्वारा आदर्श रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करते समय होता क्या है? जब हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे, तो ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करते समय क्या होता है कि छात्र की भूमिका सूचना और कौशलों के प्रेक्षक तथा अभिलेखक की होती है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन तक पहुंचना है। तो कहता है कि स्वयं को सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। कुछ नया तरीके से क्वेश्चन है, इसलिए घबराना कम है और समझना ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि इस बार जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी नए नए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना, ये नहीं सोचना है कि सर ये क्वेश्चन तो आते नहीं है, हो सकता है आ जाए वो क्वेश्चन भी। और ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले एक और क्वेश्चन कराया था मैंने। कहता है रमन अपनी बेकार वस्तुओं को 2 भागों में निम्न प्रकार से बांट देता है। जैसे एक
उन्हें आर बना दिया, एक एस बना दिया। आर में उसने पुराने अखबार रखे हैं, पुरानी कमीज़ रखी हैं, फटे हुए कागज़ के डिब्बे रखे हुए हैं। दूसरा उन्हें एक ब्लॉक बनाया, यानी कि एस उसने उसमें क्या रखा है, कंप्यूटर का टूटा हुआ कीबोर्ड, प्लास्टिक के खिलौने और कॉम्प्लेन का डिब्बा रखा है। फिर वो कहता है कि रमन ने अपनी बेकार वस्तु को किस आधार पर अलग किया, ये बताना है। आर अमूल्यन सामान है, एस मूल्यवान सामान है, इस तरीके से अलग किया है। आर दुर्गंध रहित सामान है, रहित का मतलब होता है नहीं, उसके साथ सहित का मतलब होता है साथ, ठीक है। और एस वाला दुर्गंध युक्त सामान है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अपघटित होने वाला सामान है आर, या एस कहता है एस वाला जितना सामान है वो क्या है, अपघटित ना होने वाला सामान है। अच्छा, शायद कुछ छूट गया है इसमें ऑप्शन में हमारा, चौथा वाला, हाँ चौथा वाला छूट गया था। आर कहता है कि पुनः चक्र किया जाने वाला सामान है, और एस में पुनः चक्र न किया जाने वाला सामान है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वाला सामान है वो, आर और एस कौन सा वाला सामान है, और जिसने बच्चे ने किस आधार पर इसे अलग किया है, ठीक है, ये बताना है आपको। देखो, पुराने अखबार हो गए आपके, पुरानी कमीज़ एवं फटे हुए कागज़ के डिब्बे, ये वनस्पति से प्राप्त उत्पादन है ना, वनस्पति के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो अपघटक द्वारा विघटित किए जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल ये विघटित किए जा सकते हैं। जबकि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है टूटा हुआ, प्लास्टिक का जो खिलौना है, कॉम्प्लेन का जो डिब्बा है, सब प्लास्टिक का होता है, यानी कि ये अकार्बनिक पदार्थ है। ये कैसे पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं। देखो ये वाला कैसे पदार्थ हैं, वनस्पति से प्राप्त होते हैं ये। जबकि ये वाले जो पदार्थ हैं ये कैसे हैं, अकार्बनिक हैं। कैसे हैं ये, अकार्बनिक हैं, ठीक है। अकार्बनिक है, ठीक। तो जो वनस्पति से प्राप्त हुए हैं, यानी कि इन्हें तो अपघटित किया जा सकता है, लेकिन जो अकार्बनिक यानी कि जो अकार्बनिक पदार्थ हैं इनका अपघटन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो समझ गए हैं आप लोग। अब देख लीजिए थ्री वाला ऑप्शन देखिए कि आर जो है अपघटित होने वाला सामान है, यानी कि ये जो है आर अपघटित हो जाएगा, जबकि एस अपघटित नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इसे इग्नोर ना करके अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। देखने में बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय, ठीक है, थीम गत उपागम को स्वीकार किया गया, क्योंकि ये संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। बी कहता है दूसरा ऑप्शन कहता है, यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्या हो गया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। फिर कहता है ये शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। फिर कहता है कि ये किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। फिर कहता है कि ये विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो 145 का हमें बताना है। देखो, पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण के स्थान पर उप विषय थीमगत उपागम को स्वीकार किया गया है। क्योंकि इसलिए किया गया है क्योंकि ये संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, ठीक। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तथा ये विद्यार्थियों को उनके अनुभव को सीखने में सक्षम बनाता है, ठीक है। यानी कि उनके अनुभवों को ये विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद उपविषय यानी कि थीम उपविषय को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर विषय की गहन जानकारी प्राप्त करता है, जिससे शिक्षार्थी अपने अपने दृष्टिकोण से विषय को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला और चौथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। कूट से संबंधित कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। जो बाल केंद्रित प्रकृति है ना, बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चा सेंटर में होता है, ठीक है। कहता है गतिविधि आधारित शिक्षा, रटना सीखना, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, या सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, ठीक है। देखो, गतिविधि आधारित शिक्षा बिल्कुल ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है। रटना सीखना, देखो रटना सीखना नहीं आता है, तो जिस ऑप्शन में 2 होगा वो तो होगा नहीं आपका। अब 2 तो किसी में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 होगा। देखो ये 2 है, यहाँ पे भी 2 होगा आपका, ये भी नहीं होगा। अब बचा आपका तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्या यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, तीसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे। कहता है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं है ये। शिक्षक केंद्रित आधारित है ना, पाठ्य पुस्तक आधारित है। ये कौन सी आधारित है, ये बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित यानी कि बच्चा सेंटर्ड में होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका
चौथा भी सही होगा, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। क्वेश्चन नंबर 147 काफ़ी लंबा है, तो मैं पहले छोटा करके क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कहता है कि शहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। ठीक है, उजायरा कहती है यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। तो शामिर कहता है कि वहाँ लोग उल्टा खड़े हैं, ये लोग गिरते क्यों नहीं हैं, इसका स्रोत क्या है? एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 और पाठ 11 उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। ये जो ऊपर का हिस्सा दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शामिर की गलतफहमी को दूर करेगा? उस शामिर कहता है कि अगर यहाँ पे भी लोग रहते हैं तो उल्टे खड़े भी क्यों नहीं है, ठीक है। तो बच्चे का सोचना भी ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। कहता है कि जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह पृथ्वी पर हर उस चीज़ को आकर्षित करती है जिससे द्रव्यमान होता है। कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगी तो क्या वह गिर जाएगी? ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो गया। तीसरा कहता है कि ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, अलग अलग परिस्थितियों से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है, ठीक है। जैसे कि अर्जेंटीना और आपका कौन सा शहर था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ऊपर चला गया है। कहता है कि एक गेंद और पंख को एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराएं, देखें कि किस प्रकार सभी चीज़ें पृथ्वी की ओर गिरती हैं। देखो, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब कैसे हो जाएगा ये समझ लीजिए, ठीक है। अब एक बार ये भी समझ लीजिए ये कैसे हो जाएगा। देखो, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझाने के लिए ग्लोब के निचले हिस्से में हमें एक पिन लगाना है। इसके पश्चात अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होगा। ये दृष्टिकोण शाहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा। ऐसा करने से विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, परंतु पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी पर खड़ा आदमी कभी नहीं गिरता। ठीक है, गति के कारण आदमी कभी भी नहीं गिरता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 148 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? कहता है से प्रयोग होने वाले, यहाँ पे से नहीं होगा, वर्षों से होगा। क्या होगा? वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। या पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना। चौथा कहता है कि इमारतों के निर्माण करने में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट से उतारें। क्वेश्चन क्या है हमारा? कहता है कि वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों की चर्चा सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको मिल गया। देखो, सक्रिय शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी करता क्या है, पहले ये समझ लो। सक्रिय शिक्षण के अंतर्गत पहला ऑप्शन तो मैंने बता दिया आपको, पहला वाला होगा। सक्रिय शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसके? विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत सक्रिय शिक्षण बहुत लाभदायक होता है क्योंकि सक्रिय शिक्षण विद्यार्थियों की मानसिक क्रियाशीलता में सुधार करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फिलहाल आपका मैं बता चुका हूँ, पहला होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी क्वेश्चन लंबा है तो शायद आपको दिखता होगा, या पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहता है कि आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं और एक विद्यार्थी पूछता है कि मैम या सर, आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ठीक है, बच्चा पूछता सर आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं आप। तो बच्चे ने पूछा कि सर आप हमें खेल क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, ईवीएस के अंतर्गत खेलों के बारे में पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत से खेल हमारे दादा दादी, नाना नानी
के द्वारा खेले जाते थे, परंतु अब नहीं खेले जाते हैं। प्रश्न में दिया गया पाठ आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने में और ऐसा करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। इस प्रकार के खेलों का वर्णन ईवीएस के अंतर्गत करके विद्यार्थियों को उन खेलों के बारे में बताया जा सकता है, इसलिए ईवीएस के अंतर्गत खेलों के बारे में पढ़ाना उचित होगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट आपको ऐसे ही बता दिया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है ये अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ता। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी लंबा है, फिलहाल पहले क्वेश्चन लंबा नहीं है। कहता है आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी? तो 150 के ऑप्शन बताना है। कहता है कि विद्यार्थियों से गोंद की किफ़ायती तरीके से प्रयोग करने के अंतर्गत कि हमें बच्चों से जो गोंद है किफ़ायती तरीके से क्या करवाना है, प्रयोग करवाना है। तो विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहा जा सकता है क्या कि कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया गया है। इस प्रकार का कार्य विद्यार्थियों में संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।